फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल हॉल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे चैप्टर 11 पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं। मेंशन फ्यू फीचर्स ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान ऑफ 1889। अगर आपने दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसमें आपने दो कंट्रीज़ के बारे में जाना होगा। पहला है जापान और दूसरा है चाइना। तो अब हम उसी पर जापान पर ये क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि हमें जो मेजी रेस्टोरेशन हुआ उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया उसके कुछ फीचर्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें हुआ कि जो एम्परर था उसके लिए एक अलग प्लेस बन गई, मतलब ही वॉज नाउ मोर पावरफुल। और जितने भी जो उसके मिनिस्टर्स थे वो सारे किसको अकाउंटेबल होंगे, वो किसकी तरफ, वो भी एम्परर की तरफ। अब देखिए कैसे एम्परर को इसमें दिखाया गया जैसे कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि एक नया पार्लियामेंट बना और उसका नाम रखा गया डाइट। यहाँ तक कि अब देखते हैं जैसे कि जो मिलिट्री है और जो एम्परर है उनकी ताकत तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो ये पार्लियामेंट थी उसकी पावर्स को लिमिटेड रखा गया ताकि जो सारा कंट्रोल हो वो किसके अंडर रहे, एम्परर के अंडर। और हमने देखा होगा कि जो जापानीज़ एम्परर होते थे वो भी कैसे ड्रेस पहनते थे, मिलिट्री की ड्रेस, बिकॉज दे वर द दे यही जो एम्परर होते हैं यही लीड करते हैं उस मिलिट्री को। और जो सारा कंट्रोल था डायट का, जो उनकी पार्लियामेंट है वो भी किसके अंडर थी, वो भी मिलिट्री के अंडर। तो सारा जो इन्फ्लुएंस था, जो डेमोक्रेसी थी, कहीं ना कहीं रोक के रखा गया था। और हम डिक्टेटरशिप एज वेल एज द मिक्सचर ऑफ मोनार्की हम इसमें देखते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं जो पुलिस थी उसके पास काफ़ी ताकत दी गई थी, लेकिन और जो प्रेस थी उस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता था। डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स ये नहीं करने दिया जाता था। यहाँ तक कि जो जो हम देखते हैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट तो वो जापान में नहीं था। ओनली 3% ऑफ द पीपल हैड द राइट टू यूज़ देयर फ्रेंचाइजी। चलिए नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि जापान वाई वॉज कंसिडर्ड रिच। अब जापान क्यों रिच था, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि अब देखते हैं हम कैसे जानते हैं कि जापान रिच था। तो जापान क्या करता था, जो लग्जरी के गुड्स थे जैसे कि सिल्क वो कहाँ से इंपोर्ट करता था, चाइना से। और जो टेक्सटाइल थे वो कहाँ से इंपोर्ट करता था, इंडिया से। और उनके बदले उनको जो इंडिया और चाइना को जो फ़ायदा होता था वो होता था गोल्ड और सिल्वर का। तो अब जापानीज़ ने ये देख लिया कि उनकी जो इकोनॉमी है वो ठप पड़ जाएगी अगर उनका गोल्ड और सिल्वर उनकी कंट्री से आउटसाइड जाता रहेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी कि आप अब हम प्रीशियस मेटल्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट स्टेप लिया कि उन्होंने एक सिल्क इंडस्ट्री बनाने का, डेवलप करने का स्टेप उठाया। कहाँ पर, क्योटो में एक जगह है निशिजिन, वहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि एक सिल्क इंडस्ट्री डेवलप होगी जिससे कि जो ये इंपोर्ट करते हैं चाइना से उसको रोक सकेंगे। और कहीं ना कहीं हमने देखा आगे जाके द सिल्क ऑफ निशिजिन इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं उसके बाद देखो क्या हुआ कि इंक्रीज यूज़ ऑफ मनी और स्टॉक मार्केट जैसी बनी। उसके बाद हमने देखा कि जो जापानीज़ इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इट सेज डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स बिफोर द मेजी रेस्टोरेशन दैट मेड इट पॉसिबल फॉर जापान टू मॉडर्नाइज रैपिडली। अब हमें जैसे मेजी रेस्टोरेशन हुआ तो उसके पहले की ऐसे क्या क्या घटनाएं हुई, ऐसा क्या क्या फीचर्स थे जापान में कि जो उनकी जापानीज़ इकोनॉमी थी और जापान एज अ होल मॉडर्नाइज करा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेजी गवर्नमेंट थी उन्होंने नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए और जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स थे जैसे कि ओल्ड विलेजेस उनको और चेंज करके, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी टू हैव रेवेन्यू एडिकेट टू मेंटेन द लोकल स्कूल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ एज वेल एज सर्व एज अ रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर मिलिट्री। अब देखिए उन्होंने क्या करा, तो एक नई नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दी ताकि जो कि ये देख सकें कि वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है, उनको प्रॉपर मनी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनकी जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो कौन उठाने लगा, ये गवर्नमेंट वहाँ पर हम कह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कंपलसरी एक तो कर दिया मिलिट्री सर्विस,
इसके बाद हमने देखा कि कहाँ तक जो 20 ईयर्स के जो ऊपर थे उनको ये कंपलसरी कर दिया गया कि वहाँ के सिटीजन्स को कि कुछ समय तक आपको जापान की जो मिलिट्री है उसमें सर्व करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो जापान की मिलिट्री थी वो मॉडर्नाइज कर गई, और कहीं ना कहीं ये एक हम देखते हैं कि जापान का जो मॉडर्नाइज होने का कारण था, एक वन ऑफ द रीज़न वाज दिस मिलिट्री। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं जो मिलिट्री थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब जो आईस वगैरह थे वहाँ के, और जो मिलिट्री थे वो डायरेक्ट किसके अंडर कंट्रोल में थे, एम्पायर के। मतलब एक तरीके का हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, सारा कुछ कौन हैंडल कर रहा था, एम्पायर। और फिर हम देखते हैं एक लीगल सिस्टम भी रेगुलेट किया गया, जिससे कि एक नई तरीके से लीगल सिस्टम, मतलब लॉज बनाए गए, ऐसे बनाए गए। और इसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनको कहीं ना कहीं अपोजिशन इन सभी कारणों से उनको झेलना पड़ा। चलिए अब मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, डिस्कस द रीजन्स फॉर द फेलर ऑफ माओज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब देखिए माओ जेडोंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब आपने चाइना का पढ़ा होगा, तो उनकी एक पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब इसमें क्या हुआ, उनके फेलर का कारण क्या था, देखिए उन्होंने क्या करा, टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, नई नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो थी लाया, लेकिन जो टेक्निक्स लाया वो बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़े थी, वो सारी बहुत ज़्यादा फॉल्टी थी, जिसके कारण जो है जो इंक्रीज़ होना चाहिए प्रोडक्टिविटी वो उल्टा डिक्रीज़ होने लगा। और जो सीड्स वर सोन इनटू द सॉइल बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, मतलब अगर एक खेत में कुछ जितना फ्यू सीड्स कैन बी अगर हम कल्टीवेट कर सकते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने बहुत सारा मतलब इतना डाल दिया कि वो जो थोड़ा बहुत होना था वो भी नहीं हो पा रहा था। और जो जैसे कि हमने देखा जो दो दो तीन तीन क्रॉप्स को एक ही उस पर फील्ड पर ग्रो करने लगे, और इसके कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज़ हो गई। जैसे कि वीट और मेज़ को एक ही सेम फील्ड पर उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, और नए नए नंबर ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट तो शुरू करे, लेकिन ऐसी जगह पे शुरू करे जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, और उनके कारण इरोजन भी हो गया। मैसिव इरोजन वाज देयर हैपनिंग इन द चाइना, वेयर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर टेकन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स थी, वेजिटेबल्स थी, वो बिल्कुल नहीं थी, ना के बराबर बिल्कुल थी। तो ये सारे रीजन्स हम लिख सकते हैं कि क्यों जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो माओ जेडोंग का एक मूवमेंट था वो। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नाउ इन 1949 क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो फॉर्म हुई। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का रूल वहाँ पर आ जाता है, और एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें अलायंस होता है सारी सोशल क्लासेस की, मतलब क्लासलेस सोसाइटी का उन्होंने क्रिएशन करा। और जो सारी इकोनॉमी थी, सारा जो लैंड का कंट्रोल था, वो सब किसके अंदर आ गया, सब का सब गवर्नमेंट के लिए अंदर आ गया। मतलब टोटल पब्लिक एंटरप्राइजेस फॉर्म हुई, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी सबको बंद कर दिया गया। मतलब सब कुछ किसके अंडर रहेगा, गवर्नमेंट के अंदर, कुछ भी करना है सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर। इन द मीन वाइल, और जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट था वो भी लॉन्च हुआ कब, 1958 में माओ जेडोंग के द्वारा। सो इट वॉज लॉन्च टू मेक द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री एट अ फास्ट पेस। लेकिन इसका कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक ये उल्टा ही हो गया, इसका हमें हार्मफुल हुआ चाइनीज़ को। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीपल वर एनकरेज्ड टू सेट अप स्टील फर्नेसेज एट द बैकयार्ड ऑफ देयर होम्स। मतलब आप जो घर के पीछे होते थे वहाँ पर भी आप इनक्रेज करो कि स्टील फर्नेसेज बनाने के लिए। और इन द जो गांव वगैरह में क्या होता था कि जो पीपल्स के कम्यून से वो इस्टेब्लिश करे गए, जिससे कि जो पीपल्स की लैंड होल्डिंग्स थी वो सारा किसने कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट ने वहाँ की कंट्रोल कर लिया। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज दैट द क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेजर रिफॉर्म ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए जो मेजर रिफॉर्म आया उसने जापानीज़ इकोनॉमी को कैसे चेंज करा। सबसे पहले क्या हुआ कि जो जैसे ही मेजर रिफॉर्मेशन आया तो डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ कि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछी, फर्स्ट रेलवे लाइन बिछी बिटवीन टोक्यो एंड द पोर्ट ऑफ योकोहामा। कब, 1870 से 1872 के बीच। फंड्स वर रेज्ड बाय लिविंग एग्रीकल्चर टैक्स। अब देखिए ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा कि एग्रीकल्चरल टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया, और नई नई मशीनरीज वगैरह, टेक्सटाइल की मशीनरी वगैरह कहाँ से मंगाई गई, यूरोप से,
और फॉरेन टेक्नीशियंस जो कि उन मशीन्स को चला सके उनको बुलाया गया कहाँ, जापान में। और जो वहाँ के जापानीज़ जो सिटीजन्स थे उनको भी उनके जो टेक्नीशियंस बुलाया गया, उनसे कोचिंग दी गई कि आप ट्रेन किया गया कि अब हमारे जो ओन सिटीजन्स तो जो जापानी सिटीजन वो सीख सके। और कहीं ना कहीं जापान की एक नई पॉलिसी थी कि उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे वो दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में भेजा ताकि वो जाके वहाँ से सीख के आएँ और जापान की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करें। तो वी कैन से दैट द जापानीज स्टूडेंट्स वर ऑल्सो सेंट अब्रॉड। फिर देखिए एक बैंकिंग सिस्टम, मतलब बैंक्स वगैरह की फॉर्मेशन हुई 1872 में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मेशन उन्होंने करा। उसके बाद देखते हैं जो कंपनीज लाइक मित्सुबिशी और सोमितोमो, ये दो जो ऐसी थी शिप बिल्डिंग में, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब योगदान दिया जापानीज़ और जापान की इकोनॉमी में। और कहीं ना कहीं जो जापानीज ट्रेड था इसके बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अब इनके बढ़ने का एक कारण ये था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको सब्सिडीज़ दी और टैक्स बेनिफिट्स दिए। यानी जैसे कि अगर इन कंपनीज़ को वहाँ सेटअप करने के लिए 100 रुपये देना पड़ता, तो जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी, मतलब कहा कि आप 90 रुपये दीजिए और आप वहाँ पर बस ये काम कीजिए, मतलब वहाँ पर कंपनी सेटअप कीजिए और अपना इकोनॉमी को, जापानीज़ इकोनॉमी को बेनिफिट कीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उनका इकोनॉमी का रिफॉर्म करने का एक अच्छा ये स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप वी कैन से द इंडस्ट्रियल लेबर जो थे जापान में वो 7 लाख थे 1870 के आसपास, और जो जाके 1913 आते आते 4 मिलियन हो गए। तो देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अब जो मोस्ट ऑफ द लेबरर्स थे वो कहाँ यूनिट्स में काम करते थे, विच वॉज इवन लेस देन 5 पीपल। बाय 1925 क्या होने लगा कि जो 21% थी जो सिटीज़ में रहती थी, और अब हम देखते हैं कि 1935 आते आते वो 32% हो जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ आया, कैसे लोग जो थे जो कि सिर्फ एक यूनिट में 5 करते थे वहाँ हंड्रेड्स और 200s में काम करने लगे। और फिर हम देखते हैं कि कैसे सिटी की जो अर्बनाइजेशन वहाँ पर इम्प्रूव हुआ फ्रॉम 21% ऑफ द पॉपुलेशन टू द 32%। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, Japan's transformation into modern society can also be seen in the changes in everyday life। अब देखिए एवरीडे लाइफ पे उनका ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मॉडर्न सोसाइटी का एक डेवलपमेंट हुआ। और हम देखते हैं कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम, जो मतलब जो मेल सोसाइटी हम कह सकते हैं कि एक उसको बढ़ावा मिला। कहीं ना कहीं जो मेल था उनको ज़्यादा पावरफुल माना जाने लगा। तो हम कह सकते हैं जो मैनी जनरेशन्स लिविंग टुगेदर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द हाउस, तो सारा जो काम था वो मेल देखने लगा। और हम देखते हैं कि नए नए आइडियाज़ इन द फैमिली डेवलप करते हैं, जैसे कि द न्यू होमो, जैसे हम कहते हैं जापानीज में होमो, वॉज दैट ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली। मतलब न्यूक्लियर फैमिली मतलब हो गया कि जैसे कि आप कुछ लोग जैसे कि होता है जॉइंट फैमिली, जैसे इंडिया में क्या है कि आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं विलेजेस वगैरह में जॉइंट फैमिली है। लेकिन जापान में उन्होंने क्या प्रमोट करने की कोशिश करी, न्यूक्लियर फैमिली की उन्होंने कोशिश करी कि एक हस्बैंड वाइफ और उनके कुछ बच्चे। तो ये एक उनका कॉन्सेप्ट था। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी, मतलब हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक गुड्स को बढ़ावा देना, नए 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 तरीक़ों से फैमिली एंटरटेनमेंट्स आए, क्योंकि वहाँ पर जब मॉडर्निटी आई तो डेवलपमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं नए नए तरीके का हाउसिंग होने लगे। और 1920s में आप देखिए क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज मेड चीप हाउसिंग। आप देखिए जो कि वहाँ की करेंसी है येन, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम कम, मतलब जो कि देना पड़ता था 200 येन अब मंथली इंस्टॉलेशन, उसको कर दिया गया कि आप 12 येन दीजिए फॉर 10 ईयर्स। मतलब ईएमआई का ये कॉन्सेप्ट लाया गया जिससे कि नए नए घर खरीदे जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा और वहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इट वॉज एट दैट टाइम ओनली दैट व्हेन द सैलरी ऑफ द बैंक एम्प्लॉय वॉज 40 येन पर मंथ अ पर्सन विथ हायर एजुकेशन। तो देखिए कितना सस्ते में इनको घर मिल रहा था। तो ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा चेंजेस थे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द जापान। मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड द जापान री एमर्ज एज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जापान की हालत थी, जब यूएसए ने वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब स्ट्राइक करा हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद जापान की हालत इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। देखिए क्या क्या हुआ, देखिए इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर ह्यूज मास डिस्ट्रक्शन हुआ। मैनी पीपल थॉट दैट इट वॉज डन जस्ट टू शॉर्टन द वॉर। जापान वॉज टोटली डीमिलिटराइज, मतलब वो जापान की जो अमेरिकन ने क्या करा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 में ये लिखवा दिया कि अब क्या होगा कि आप एक आर्मी नहीं, आप मिलिट्री नहीं रख सकते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक
उनके लिए एक फ़ायदा ही रहा, क्योंकि वो उन्होंने फिर फोकस किया ज़्यादा से ज़्यादा अपने एजुकेशन पर, डेवलपमेंट पर, इकोनॉमी पर। देखिए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए गए, नए नए ट्रेड यूनियंस की फॉर्मेशन हुई, और फिर डेमोक्रेसी तो डेवलपमेंट हुई, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का नया नया आना, और फिर इलेक्शंस भी हुए जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें वुमेन को भी पार्टिसिपेशन का एक हक दिया गया। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अमेरिकन का कंट्रीब्यूशन एक अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है उनकी जापानी को बूस्ट देने के लिए। अगेन देयर वाज ऑल्सो अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड इंडस्ट्री। American support to Japan strengthened its economy. The Olympic Games were also held in Tokyo in 1964. It was a symbol of the maturity of Japanese economy. तो देखिए जो कि 10 से 15-20 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर 2 करा चुका है, उसके बाद 20 साल बाद वहाँ पर एक ओलंपिक होता है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो जापानीज़ इकोनॉमी थी वो ग्रो कर रही थी। बुलेट ट्रेन वहाँ पर स्टार्ट हो गए 1964 में ही। तो ये कि एक जापानीज़ इकोनॉमी का एक हमें दिखता है कि कैसे उन्होंने जो बुलेट ट्रेन का एक जो आविष्कार था उनके इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट की तरफ ले गया, और चीपर रेट्स में वो मार्केट्स वहाँ पर चलने लगी। तो ये सारे एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे जापानीज़ इकोनॉमी ने अपने आप को ग्रो करा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन चाइना ड्यूरिंग द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद देखिए चाइना में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रो करता है। जैसे कि क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जैसे स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 में, तो वहाँ क्या थी, वहाँ 2 गवर्नमेंट चलती थी। पहला जो वन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज कंट्रोल बाय गाओमिंडेंग, ठीक है, गुओमिंडेंग, और जिसका हेडक्वार्टर था कैंटोन में, और जिसके जो प्रेसिडेंट थे सुनित सेन। ये जो थे मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक रिपब्लिकन थे, डेमोक्रेसी को फेवर करते थे। और दूसरे थे जो कि मिलिट्री जनरल थे, इट और जिसका हेडक्वार्टर था बीजिंग में, मतलब जो कम्युनिज्म की तरफ ज़्यादा फेवर करता था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो शांतुंग जगह होता है उसमें ये हो जाता है कि जो जापान उसको ले लेगा, और फिर कहीं ना कहीं फिर चाइना में एक अपसर्ज होता है, लोगों में एक पैनिक आ जाता है कि कहीं ना कहीं जापान धीरे धीरे सब कुछ ऑक्यूपाई ना कर ले, और फिर धीरे धीरे ये जो मूवमेंट होता है ये ऑल ओवर द चाइना स्प्रेड कर जाता है। फिर अब देखते हैं क्या होता है। देखिए इट्स मेन एम क्या होता है, देखो इस मूवमेंट का मेन एम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये मॉडर्न साइंस को बचाना चाहते थे, डेमोक्रेसी को, नेशनलिज्म को, डॉक्टर सुनीत सेन के अंडर ये सब बचाना चाहते थे। ये नेशनलिज्म की एक फीलिंग थी, दे वांटेड टू रिमूव इनइक्वालिटी, रिड्यूस पॉवर्टी, देयर एम वाज आल्सो टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, चाइना पर। और उसी के बाद हम फिर देखते हैं कि एक कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन होती है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, वो वॉज फॉर्म्ड इन 1921 में। और डॉक्टर सुनियत सेन कुड नॉट गेन द सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए देयरफॉर ही टुक द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, द गाओमिंडांग एंड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी केम टुगेदर इन 1924। और फिर कहीं ना कहीं एक थोड़ा चलता है इनका एक साथ, गवर्नमेंट रूल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हम जब वर्ल्ड वॉर 2 देखेंगे उसके बाद से एक सिविल वॉर होता है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। और देखिए मिलिट्री एकेडमी वॉज ऑल्सो सेटअप विद द हेल्प ऑफ सोवियत मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एडवाइजर्स। द चाइनीज नेशनल रिवोल्यूशनरी आर्मी लॉन्च इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट द वॉरलॉर्ड्स। तो ये सब हम कह सकते हैं कि देखिए जो सुनियत सेन थे वो मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को फेवर करते थे, लेकिन वो जो उनका वो पॉपुलैरिटी वो गेन अमेरिका सपोर्ट तो करता था, लेकिन जो कि बगल में सोवियत यूनियन था वो कम्युनिस्ट था, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर फेवर करता था कम्युनिज्म को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। उसके बाद फिर हम देखते भी हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी कैसे ग्रो करती है चाइना में। देन जियोपिंग का नाम आपने सुना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द शोगुन्स। जो शोगुन्स तो जापान में जो कि रूल करते थे एम्पर के अंडर एज अ प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं, बट नॉट टोटली एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो उनके जो डिक्लाइन का क्या कारण था, पहला कि उन्होंने फेवरेटिज्म की पॉलिसी को अपनाया, जो कि उनकी जो फैमिली होती थी, जो शोगुन्स होते थे ना, मोस्टली वर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ टोकुगावा। ये एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी जापान की। तो ये सारे जो पोस्ट वगैरह होते थे ये सिर्फ उन्हीं को देते थे जिनको ये मानते थे कि ये हमारा साथ देंगे और फेवर करेंगे ये अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसे ही। और फिर हम देखते हैं कि जो जापानीज़ इकोनॉमी थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो जाती है, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा झटका मिलता है, कहीं ना कहीं किसकी पॉलिसीज़ के कारण है,
बैड पॉलिसीज ऑफ द शोगुन्स। और जो पीजेंट्स की, जो फार्मर्स की कंडीशंस थी वो भी मिसरेबल होने लगी, और जो टैक्स थे वो कहीं ना कहीं कलेक्ट करते रहे, लेकिन क्योंकि फार्मर्स की कंडीशन ख़राब थी तो ये फार्मर के अंदर से भी एक आक्रोश आ उठा शोगुन्स के खिलाफ। और न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट उसके बाद फिर आती है, और फिर हम देखते हैं जो फ्यूडल फ्रेटर्निटी होती है जेलस हो जाती है किससे, ये मर्चेंट क्लास से। और टू पुट एन एंड टू देयर ह्यूमिलेशन द मर्चेंट्स वांटेड टू डू अवे विद द शोगुन रूल। तो हम देखते हैं कि फिर मर्चेंट जो क्लास आती है वो शोगुन के खिलाफ अपना रिवॉल्ट भी करती है। तो आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट points for today. I hope that you like the video and you understood all the questions that we discussed today. I think these are the one of the important questions that you can find in your examination, and I hope you have understood all the questions. So please friends, like this video and subscribe our channel Crystal Owl. If you need any video on any other subject or any other topic or chapter, then please comment in the comment box. We will definitely look after it. Thank you.